हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाल्टियर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर्स के पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत जो बाल्टियर डिवीज़न आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें तो यह पेपर 25% डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो अभी हाल ही में 5 अगस्त 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स थे पेपर का वो 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो पहला प्रश्न पूछे गए थे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इज डैश किलोमीटर पर आवर, यानी एलएचबी कोचेज का जो अधिकतम स्पीड होता है वो कितना होता है। तो अधिकतम स्पीड की अगर बात करें तो वह 160 किलोमीटर पर आवर होता है, जिसको अपग्रेड करके 200 kmph तक किया जा सकता है, जिसमें उसको बोगी में कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, जिसके बाद उसको 200 kmph तक उसको अपग्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हील बेस ऑफ कैसना बोगी इज डैश mm, यानी कैसना बोगी का व्हील बेस कितना होता है। तो अगर बात करें कैसना बोगी के व्हील बेस की तो यह 2000 ± 5 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 2000 दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कैसना बोगी का व्हील बेस होंगे। वहीं इसके अलावा अगर बात करें हम एलएचबी कोचेज के केस में तो यह 2560 mm होता है। वहीं आईसीएफ कोचेज की अगर व्हील बेस की अगर बात करें तो यह 2896 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज डैश mm, यानी जो मालगाड़ी होते हैं उसका न्यूनतम बफर हाइट कितना होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो न्यूनतम जो होता है वो 1030 mm होता है। वहीं मैक्सिमम की अगर बात करें तो 1105 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 1030 mm मिनिमम बफर हाइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो मैक्सिमम व्हील डाया ऑफ कैसना बोगी इज डैश mm, यानी जो कैसना बोगी का मैक्सिमम व्हील डाया होता है वो कितना होता है, यानी अधिकतम चक्के का व्यास। तो अधिकतम बात करें तो 1000 mm होता है, जो कि कैसना बोगी की केस में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी इज मेड ऑफ, यानी जो कैसना बोगी होते हैं उसका सेंटर पिवेट बना होता है कास्ट स्टील का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कास्ट स्टील। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इन 1 यूनिट ऑफ बीएलसी वैगन देयर आर डैश कार ए यूनिट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बीएलसी वैगन का एक यूनिट जो होता है उसमें कितने ए कार लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि अगर बात करें एक यूनिट का तो एक यूनिट में टोटल 5 कार लगे होते हैं बीएलसी के अंतर्गत, जिसको अगर बात करें हम तो दोनों एंड पर, यानी टोटल 5 यूनिट्स की अगर बात करें तो दोनों एंड पर हमारा ए कार लगा होता है और बीच में हमारा बी कार लगे होते हैं। यहाँ पर बी कार को कनेक्ट करने के लिए स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो कार ए के नंबर्स पूछा गया था एक यूनिट के अंतर्गत, तो टोटल 2 की संख्या में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 2 की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल व्हील डाया डिफरेंस ऑफ बोथ कैसना बोगी ऑफ अ वैगन इज डैश mm, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मालगाड़ी के
जो दोनों कैसना बोगी होते हैं उसमें चक्के का अनुमेय व्हील डाया डिफरेंस कितना होता है। तो बैगन के केस में अगर बात करें हम व्हील डाया डिफरेंस की जो परमिसिबल होते हैं वो सेम एक्सल पर अगर बात करें तो वह 0.5 mm तक का अलाउड रहते हैं। वहीं अगर बात करें सेम बोगी के केस में तो यह 13 mm और सेम बैगन की अगर बात करें हम तो यह 25 mm होते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोथ कैसना बोगी का यानी सेम बैगन के अंतर्गत पूछे गए हैं तो यह हो जाएगा 25 mm। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 25 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर ब्रेक पावर ऑफ क्लोज सर्किट रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट्स, यानी शुरुआती यानी नोडल पॉइंट्स से क्लोज सर्किट रेक के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होते हैं वो कितना होता है। तो यह होता है 100%, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ये आगे चलकर इन रूट में क्लोज सर्किट के रेक में मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज 90% होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैश टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल्स, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सेल के इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तो इसमें यूएसटी टेस्ट का मदद लिया जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट का, जिसके मदद से एक्सेल के जो आंतरिक जो दरार वगैरह होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो डैश गैस इज यूज्ड इन MIG बिल्डिंग, यानी मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग जो होते हैं उसमें किस प्रकार का गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें हम तो आर्गन या हीलियम प्रयोग किया जाता है या उसके स्थान पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो डैश इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ स्टील, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब स्टील के अंतर्गत जो कार्बन परसेंटेज होता है उसको जब हम इंक्रीज करेंगे तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें किस चीज़ का जो परसेंटेज होता है वह इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जब भी स्टील के अंतर्गत जो कार्बन परसेंटेज होते हैं उसको जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा ब्रिटलनेस और हार्डनेस होता है वो 2 इंक्रीज कर जाते हैं, जबकि डक्टिलिटी और टफनेस होता है वो हमारा डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटलनेस। तो यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जब भी हम स्टील के कार्बन परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो इसके भंगुरता का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन अ BLC वैगन, यानी एक BLC वैगन के अंतर्गत जो हमारा प्रत्येक 2 A कार और 3 B कार लगे होते हैं तो प्रत्येक कार पर कितने ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यानी ATL लगे होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रत्येक कार पर हमारा 08 ATL लगे होते हैं, जिसको लॉक करने के लिए 600 kg का वेट और अनलॉक करने के लिए 1000 kg का वेट के जो फोर्सेस होते हैं उसके रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ ATL की अगर बात करें तो ATL के जो मेंटेनेंस मैनुअल किया जाता है, मेंटेनेंस देखा जाता है, वह G100 के अंतर्गत इसका मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू को देखा जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 8 की संख्या में प्रत्येक हमारा जो कार होते हैं BLC वैगन का तो वहाँ पर ATL 8 की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बॉक्सन HL फीड पाइप प्रेशर इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो बॉक्सन HL वैगन होते हैं उनमें जो फीड पाइप प्रेशर यानी FP पाइप होता है जिसका कलर की अगर बात करें तो वाइट कलर का कलर कोड होता है। इसमें जो प्रेशर होता है वह 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नए बने
वैगन होते हैं उनका पहला POH कब किया जाता है? तो पहला POH किया जाता है 6 वर्ष के अंतराल पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी किस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग मालगाड़ियों के अंतर्गत जो अंडर फ्रेम वाले ब्रेक सिस्टम के जो मालगाड़ी होते हैं उसमें किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी अगर आपसे अंडर फ्रेम वाले यानी कन्वेंशनल टाइप फ्रेट स्टॉक वाले का अगर ब्रेक ब्लॉक पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर एल टाइप हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होंगे। वही जो नए अभी मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम यानी BMBS का जो प्रचलन है फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत, उसके अंतर्गत यहाँ पर के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर बात करें तो 0.25 होता है। इसको भी आप ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सी क्लास ODC शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सी क्लास ODC होते हैं उसका मूवमेंट कब किया जाता है। तो ग्रॉस क्लियरेंस और नेट क्लियरेंस के आधार पर जो ODC होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, उसका अलग अलग टाइप्स में 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। A क्लास ODC, B क्लास ODC और C क्लास ODC, जिसमें C क्लास ODC की अगर बात करें तो केवल और केवल इसका मूवमेंट डे के दौरान किया जाता है, दिन के उजाले में यानी डे लाइट के दौरान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉक्सन वैगन फिटेड विथ कैशना बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वॉक्सन वैगन के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कैशना बोगी के साथ जो फिट होता है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के साथ, उसके लिए किस प्रकार के RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी वॉक्सन वैगन की अगर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड अगर RDSO पैम्पलेट्स पूछा जाता है तो जो कि एयर ब्रेक सिस्टम के साथ अटैच्ड हो, तो उस केस में इसका जो मेंटेनेंस मैनुअल होगा वह G70 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा जो G90 है इसके अंतर्गत BTPN के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड देखा जाता है। वहीं G97 के अंतर्गत एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेट स्टॉक, यानी जो फ्रेट स्टॉक का एयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड जो भी समस्या होते हैं वो G97 के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाई CC रैक, यानी CC रैक से आप क्या समझते हैं। तो CC रैक क्लोज सर्किट रैक होता है जो कि फ्रेट एग्जामिनेशन के अंतर्गत एक प्रकार का टाइप्स है जिसके माध्यम से उसको 30 या अलग अलग 35 डेज के आधार पर किलोमीटर बेसिस तय किए जाते हैं, जिससे उसमें उस दौरान उनका मल्टीपल लोडिंग या अनलोडिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर आप बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज एड इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, यानी एक्सल का इंटीग्रेटेड पोर्शन का क्या होता है। तो वो जर्नल कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इन यार्ड लिविंग मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन ई इन SAB ऑन गुड्स स्टॉक, यानी गुड्स स्टॉक के अंतर्गत जो स्लैकलेस बैरल होते हैं उसमें A और E डायमेंशन होते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी यार्ड से छोड़ रहा हो लिविंग कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम E डायमेंशन कितना होना चाहिए परमिसिबल। तो 555 से लेकर 575 के बीच यह रेंज लगभग होता है, जिसमें मिनिमम अगर पूछा जा रहा है तो 555 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इन ईयर ब्रेक एंड टू एंड रेक्स आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैरायटी ऑफ BPC रिमेन अप टू द डैश। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी अगर एंड टू एंड रेक्स हो और आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन के बाद BPC की वैलिडिटी कब तक वैलिड रहता है।
तो जब तक वो लोड हो गए हो गाड़ी पर और जब उसका डेस्टिनेशन पॉइंट पर फर्स्ट अनलोडिंग हो जाए उसके बाद बीपीसी अनवैलिड हो जाती है। तो यहाँ पर अप टू डेस्टिनेशन पॉइंट तक इसका बीपीसी वैलिड रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पिस्टन स्ट्रोक इन लोडेड कंडीशन ऑफ बोआ वैगन, यानी एक ओपन टाइप वैगन होता है बोआ वैगन, जो कि जैसे बॉक्सन या बॉक्सन एचएल की तरह ही बोआ वैगन टाइप से ओपन टाइप का, इसमें लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछा गया है। तो इसमें अगर बात करें हम लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक, तो लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक होता है 135 प्लस माइनस 10 mm। वहीं अगर बात करें एम्प्टी कंडीशन में इसका पिस्टन स्ट्रोक, तो वो होता है 90 प्लस माइनस 10 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा लोडेड कंडीशन के लिए वह हो जाएगा 135 प्लस माइनस 10 mm। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक बान और लास्ट व्हीकल्स फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए कितनी मात्रा में प्रेशर को ड्रॉप किया जाना चाहिए ब्रेक बान या लास्ट व्हीकल्स में। तो जब भी कंटिन्यूटी टेस्ट ब्रेक बान या लास्ट व्हीकल में गार्ड द्वारा करवाया जाता है तो उस दौरान प्रेशर जो ड्रॉप होते हैं वो 1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, यानी ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में जो ब्रेक पाइप का कलर कोड होता है वो कौन सा होता है। तो ब्रेक पाइप का कलर कोड होता है ग्रीन कलर और इसका प्रेशर जो होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन कलर। यहाँ पर कुछ प्रश्न ब्लर दिखने के कारण यहाँ पर इसको ऐड किया गया है टाइपिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रड हेड एंड द बैरल ऑफ एसएबी इज नेम्ड एज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्लैकलेस बैरल होता है उसमें कंट्रोल रड हेड और बैरल के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ए डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी में ए डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डायमेंशन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रैक्स फ्रॉम नोडल पॉइंट्स, यानी नोडल पॉइंट से सीसी रैक के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो होता है 100%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज इन गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप का जो डायमीटर होता है वो होता है 32 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 32 mm। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड इन गुड्स स्टॉक, यानी मालगाड़ियों के अंतर्गत जो कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं बॉल टाइप का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बॉल टाइप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR, यानी SWTR से आप क्या समझते हैं। तो SWTR का फुल फॉर्म होता है सिंगल वैगन टेस्ट रिग। सिंगल वैगन टेस्ट रिग इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका प्रयोग जब भी वैगन ROH में जाता है या वर्कशॉप के अंतर्गत जाता है वहाँ पर सिंगल बाय सिंगल वैगन को टेस्ट करने के लिए सिंगल वैगन टेस्ट रिग यानी SWTR का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका फुल फॉर्म यानी सिंगल वैगन टेस्ट रिग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बलस्टर इन कैसनप 20 HS, यानी यहाँ पर जो कैसनप 22 HS
बोगी है उसमें नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस जो कि साइड फ्रेम और ब्लस्टर के बीच होना चाहिए वो कितना होता है, तो वो होता है 25 mm। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 25 mm, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो वर्न और कंडमिंग लिमिट ऑफ नैरो जॉ एडाप्टर साइड लग्स इज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नैरो जॉब एडाप्टर साइड लग्स होते हैं उसके वर्न या कंडमिंग लिमिट्स कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका कंडमिंग लिमिट्स होता है 103 mm, 103 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 103 mm। नेक्स्ट प्रश्न है द कंडमिंग साइज ब्रेक ब्लॉक ऑफ गुड्स स्टॉक, यानी मालगाड़ियों का जो ब्रेक ब्लॉक का जो कंडमिंग लिमिट्स होता है वो होता है 10 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 10 mm, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के अंतर्गत का जो इलास्टोमेरिक पैड होते हैं उसका नए कंडीशन में जो थिकनेस होगा मोटाई वो कितना होता है। तो नए कंडीशन में नॉमिनल थिकनेस जो होता है वह 46 mm, और जब यह घटकर 42 mm पर आ जाता है तब उसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा नॉमिनल थिकनेस वो होगा 46 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 46 mm, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एज पर प्रेजेंट गाइडलाइंस बीपीसी वैरायटी पीरियड ऑफ बॉक्सन HL 25 टन क्लोज सर्किट रैक इज डैश डैश। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी वर्तमान के गाइडलाइंस के अनुसार जो बॉक्सन HL 25 टन क्लोज सर्किट रैक का बीपीसी वैलिडिटी पीरियड कितना डेज दिन का होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी रेलवे बोर्ड की लेटर जब आया था 30/6/2023 को, उसमें जो बीपीसी की वैलिडिटी है उसको 31/12/2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो बॉक्सन HL 25 टन्स का जो सीसी रैक वाले जो बीपीसी होंगे वह 35 + 5 डेज या 10,000 किलोमीटर के लिए रन करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 35 + 5 डेज। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एज पर प्रेजेंट गाइडलाइंस बीपीसी वैरायटी ऑफ बॉबारन सीसी रैक इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बॉबारन सीसी रैक्स है उसको अभी करंट के गाइडलाइंस के हिसाब से बीपीसी की वैरायटी कितने किलोमीटर का होना चाहिए। तो करंट के हिसाब से अगर बात करें तो इसकी बीपीसी की वैरायटी 35 + 5 डेज, जिसमें 5 डेज जो है वो ग्रेस पीरियड रखा जाता है लोडेड कंडीशन में अनलोडिंग करने के लिए, और या तो 7500 किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में इसकी बीपीसी की वैलिडिटी वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर बेसिस से पूछा गया था, तो 7500 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सन HL, यानी बॉक्सन HL के लिए जो फ्लोर सीट यूज किया जाता है उसका मटेरियल जो बना होता है वो होता है IRSM 44 का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, यानी अगर बात करें जब भी कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट होता है जिसमें मानव लाइफ इन्वॉल्व होगा उसका इंक्वायरी CRS के द्वारा करवाया जाता है, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत CRS आते हैं, जो कि
एक्सीडेंट में जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व हो उनका इंक्वायरी किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कलर कोड इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग, यानी जो कलर कोड यूज किया जाता है ग्रुपिंग के लिए, वो स्प्रिंग को अलग अलग कलर कोड के हिसाब से उसका ग्रुपिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टियर वेट ऑफ द बॉक्सन वैगन इज डैश टन्स, यानी जो बॉक्सन वैगन होते हैं उसका टियर वेट होता है 22.4 टन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑन व्हील फ्लेंज, यानी व्हील फ्लेंज पर जो स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर व्हील ट्रेड और व्हील फ्लेंज पर आप कंफ्यूज ना हो। प्रश्न के अंतर्गत जब भी आपसे व्हील ट्रेड पर अगर पूछा जाता है स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन, तो उसका रेशियो जो होता है वह 1:20 के रेशियो में होता है। जब और उसके अलावा अगर आपसे व्हील फ्लेंज पर अगर आपसे स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन पूछा जाता है तो इसका उत्तर 1:2.5 mm होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें, तो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस डोर ऑफ बॉक्सन वैगन परपोज टू बी क्लोज्ड, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी हाल ही की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार बॉक्सन वैगन का जो डोर्स है उसको अनुशंसित किया गया कि उसको क्लोज किया जाए। किस बेसिस पर? तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये हमारा बॉक्सन वैगन है, पहले इसमें 4 दरवाजे नॉर्मल दरवाजे होते थे, दोनों साइड एक एंड पर 2-2 दरवाजे। इस पर डायगोनली यानी विकर्णता इसको क्लोज करने का संशोधन दिया गया है, यानी एक दरवाजा यहाँ से क्लोज किए जाएंगे, एक दरवाज़ा यहाँ से क्लोज किया जाएंगे, डायगोनल बेसिस पर दरवाज़ा क्लोज किए जाएंगे, जिसका अनुशंसा रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ लोडेड बॉक्सन एस रेक इज डैश किलोमीटर पर आवर, यानी जो बॉक्सन एस रेक होता है उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितना होगा लोडेड कंडीशन में। तो बॉक्सन एस वैगन की अगर बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में इसका स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर, वहीं लोडेड कंडीशन में यह 65 किलोमीटर पर आवर होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया, तो इस प्रकार कोई भी 65 के रेंज में नहीं आ रहा है। अगर आप चाहो तो 60 kmph ले सकते हो, अन्यथा आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ साइड बियर फिटेड इन कैशनप 22HS ट्रॉली, यानी जो कैशनप 22HS ट्रॉली में साइड बियर फिटेड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो कैशनप 22HS में जो साइड बियर होते हैं वह स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप साइड बियर, और जिसे सीसी टाइप को हम कांस्टेंट कांटेक्ट टाइप साइड बियर भी बोलते हैं, और PU टाइप होता है यानी पॉलीयूरेथीन टाइप्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक्सल लोड ऑफ BTPN टैंक वैगन इज, यानी जो BTPN टैंक वैगन होते हैं उसका एक्सल लोड होता है 20.32 टन, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.32 टन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच के एक व्हील यानी एक एक्सल पर यहाँ पर नंबर्स ऑफ ब्रेक डिस्क होते हैं जो वो 2 की संख्या में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 02 की संख्या में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, शॉप शेड्यूल 2, यानी यहाँ पर प्रश्न में शॉप शेड्यूल 2 पूछा गया है LHB कोच का कि कब किया जाता है। तो इस शॉप शेड्यूल 2 जो किया जाता है वो 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो
उस बेसिस पर LHB कोचेज का स्वैप शेड्यूल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन LHB कोच यो डैम्पर इज फिटेड ऑन, यानी जो LHB कोचेज में यो डैम्पर होते हैं वो फिटेड होते हैं बिटवीन बॉडी, यानी जो LHB का बॉडी होता है अपर बॉडी और बोगी फ्रेम दोनों के बीच कनेक्टेड होते थे। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन LHB कोच व्हेन ब्रेक इंडिकेटर सोज रेड, यानी जब भी ब्रेक इंडिकेटर LHB कोचेज के अंतर्गत रेड दिखाता हो तो उस समय ब्रेक का कंडीशन होगा अप्लाइड कंडीशन में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, CDTS का फुल फॉर्म कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फुल फॉर्म ऑफ WSP यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में जो WSP सिस्टम लगे होते हैं व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन, जिसका काम होता है व्हील को स्किड होने से बचाना होता है। इसके जो पार्ट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड सेंसर, डंप वाल्व, इस और जो फोनिक व्हील वगैरह होते हैं, इसके मदद से इनको स्पीड को सेंस किया जाता है प्रत्येक एक्सल का, और जिसमें ही डिफरेंस पाया जाता है तो उसको रिलीज या अप्लाई करने का काम डंप वाल्व की मदद से माइक्रो प्रोसेसर यानी WSP के माध्यम से किया जाता है, जिससे हमारा जो LHB कोचेज का व्हील होता है वो स्किड होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इन LHB बोगी द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, यानी एंटी रोल बार का क्या मुख्य उद्देश्य होगा LHB बोगी के अंतर्गत, तो वो होता है टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ कोच, यानी जो कोच का रोलिंग एक्शन होता है उसको रोकने का काम करता है एंटी रोल बार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द फुल फॉर्म ऑफ AR इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर का जो फुल फॉर्म होता है एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत वो होगा ऑक्सिलरी रिजर्वायर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश बियरिंग इज यूज्ड इन कैसनब बोगी, यानी कैसनब बोगी के अंतर्गत जो बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं वो होता है CTRB, यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज, यानी टायर डिफेक्ट गेज की माध्यम से किसको चेक किया जाता है, तो व्हील के जो डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लैट टायर, डीप फ्लेंज, थिन फ्लेंज, ये सारे, इसके अलावा भी कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं व्हील के ऊपर, जिसको हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन गुड्स स्टॉक इज डैश mm, यानी जो मालगाड़ियों के अंतर्गत जो फ्लैट टायर का लिमिट्स होता है वो होता है 60 mm तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम तो कोच और लोकोमोटिव्स के अंतर्गत यह लिमिट्स केवल और केवल 50 mm तक होते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, लेंथ ऑफ LHB कोच इज डैश mm, यानी जो LHB कोच का जो लंबाई होता है वो होता है लेंथ आवर बॉडी की अगर बात करें तो वो 23,540 mm, वहीं लेंथ आवर कपलर की अगर बात करें तो वो होता है 24,000 mm। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि लेंथ आवर बॉडी चाहिए या लेंथ आवर कपलर, तो यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से चले तो 23,540 मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि LHB कोचेज का लेंथ आवर बॉडी डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नंबर ऑफ लेबलिंग वाल्व फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग्स बोगी आर, यहाँ पर बोला गया है कि जो एक बोगी पर जो एयर स्प्रिंग लगे होते हैं, 2 एयर स्प्रिंग्स, वहाँ पर नंबर ऑफ लेबलिंग वाल्व की संख्या कितना होगा।
तो यहाँ पर जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर कि ये हमारा सेकेंडरी स्प्रिंग पर एक एयर बिल्लो यहाँ पर लगा है, एक एयर बिल्लो हमारा यहाँ पर लगा है। एक एयर बिल्लो को लेवल करने के लिए हमारा एक लेबलिंग बॉल यहाँ पर लगा होता है और एक दूसरे बिल्लो के पास लगा होता है, यानी पर एयर स्प्रिंग हमारा 2 की संख्या में नंबर लेबलिंग बल्ब लगे होते हैं, जिसका काम होता है एयर बिल्लो को लेवल में मेंटेन करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो परमिसिबल वियर इन नकल नोज, यानी नकल नोज में जो हिसाब होता है वो अधिकतम कितना mm तक अलाउ होता है, परमिसिबल होता है, तो वो होता है 10 mm तक मैक्सिमम परमिसिबल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वैगन, यानी एम्प्टी लोड बॉक्स के स्थान पर BLC वैगन में किस प्रकार का डिवाइस प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एम्प्टी लोड बॉक्स के स्थान पर BLC वैगन में LSD का प्रयोग किया जाता है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस का, जिसमें 2 की संख्या में यानी पर BLC एक कार पर हमारा LSD लगा होता है, पर बोगी एक LSD लगा होता है, जिसका काम होता है लोड को सेंस करना, जिसके अनुसार हमारा एम्प्टी और लोडेड प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसना बोगी, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स के अंतर्गत जो किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिलिको मैग्नीज स्टील का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पे लोड ऑफ BTPN टैंक वैगन, यानी BTPN टैंक वैगन का जो पे लोड होता है वो होता है 54.28 टन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब पे लोड और टेयर वेट को जब ऐड कर दिया जाता है तो इसमें इसका ग्रॉस वेट निकल कर आता है, जो कि BTPN वैगन का आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे लोड इसका 54.28 टन हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक्स, यानी जो क्लोज सर्किट रैक है उसके BPC का कलर कौन सा किस कलर का होता है, तो येलो कलर का BPC यूज किया जाता है CC रैक के अंतर्गत, जिसमें शुरुआती स्टेशन पर 100% ब्रेक पावर और इन रूट में मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी येलो कलर BPC यूज्ड फॉर CC रैक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के अंतर्गत किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है, तो LHB कोचेज के अंतर्गत H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, H टाइप कपलर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, मैक्सिमम टियर वेट ऑफ द LHB कोच इज, यानी LHB कोचेज का अधिकतम टियर वेट कितना होता है, तो अधिकतम टियर वेट जो होता है LHB कोचेज का वो हो सकता है 41.31 टन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 41.31 टन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ LHB कोच फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 160 kmph, जब भी LHB कोच 160 km/h पर चल रहा हो तो उस दौरान अगर ब्रेक लगाया जाता है तो उसके लिए जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वो
1200 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर पर जाके गाड़ी रुकेगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1200 मीटर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोच इज इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन ऑफ LHB ICF कोचेज। यानी जो ICF कोचेज के मुकाबले में जो LHB कोचेज में जो लेंथ में इंक्रीज किया गया है वो कितने लेंथ में इंक्रीज किया गया है, तो अप्रॉक्स 2 मीटर्स का इंक्रीज किया गया है ICF कोचेज की लेंथ के मुकाबले में LHB कोच में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच बोगी आर प्रोवाइडेड फॉर हायर पैसेंजर्स राइडिंग इंडेक्स कंफर्ट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस प्रकार के बोगियों में हायर पैसेंजर राइडिंग कंफर्ट्स के साथ प्रोवाइड किया गया है। तो जो हमारा LHB कोचेज के अंतर्गत जो हमारा फिएट बोगी होता है इसका राइडिंग इंडेक्स अप्रॉक्स 2.5 के अप्रॉक्स होते हैं, जो कि काफ़ी आरामदायक होता है पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फिएट SIG टाइप्स का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC2 टियर LHB कोचेज। यानी जो LHB कोचेज के जो AC2 टियर होते हैं उसमें जो बर्थ कैपेसिटी होता है यानी जो पैसेंजर के बैठने की क्षमता वो होता है 54 बर्थ। यानी AC2 टियर के अंतर्गत LHB कोचेज में 54 बर्थ तक अलाउ होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द लेंथ अवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन। यानी बॉक्सन वैगन का लेंथ अवर हेड स्टॉक यानी एक हेड स्टॉक से दूसरे हेड स्टॉक तक का जो लंबाई होगा वो होता है 97,784 mm होता है। वहीं अगर बात करें लेंथ आवर कपलर की, तो लेंथ आवर जो कपलर होता है बॉक्सन वैगन का वो होता है 10,713 mm होता है। यहाँ पर प्रश्न में केवल और केवल लेंथ आवर हेड स्टॉक पूछा गया था, तो 9,784 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज। यानी जो ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे में वर्तमान में यूज किए जा रहे हैं इसका जो ट्रैक का डिस्टेंस होता है विड्थ होता है वो होता है 1676 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1676 mm। वहीं बात करें मीटर गेज की, तो इसका जो 1000 mm की इसकी विड्थ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग कैप स्क्रू। यानी जो कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग के जो कैप स्क्रू होते हैं उसके लिए जो टॉर्क वैल्यू होता है वो होता है 40 kg न्यूटन मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स बिल इंडिकेट्स। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार जो फर्स्ट 2 अंक होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वैगन के वो 11 डिजिट्स के होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा अंक होता है वह टाइप को इंडिकेट करता है कि वैगन बॉक्सन है या BCN है। फिर इसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ जो डिजिट्स होते हैं वो ऑनिंग रेलवे यानी वो NCR का वैगन है या NR का है, किस जोन का यह वैगन मैन्युफैक्चरर है। जबकि पाँचवा और छठा जो डिजिट्स होते हैं वो इसके मैन्युफैक्चर ईयर को इंडिकेट करते हैं। जैसे कोई अगर वैगन 2019 में बना हो तो इसके लिए जो केबल कोड होता है वो 19 से इंडिकेट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें 7वें, 8वें, 9वें और 10वें जो डिजिट्स होते हैं वो इसके वैगन को सीरियल नंबर को इंडिकेट करते हैं, जबकि 11वें अंक जो होते हैं वो इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करते हैं, जिसके माध्यम से वैगन के नंबर्स को सही है या गलत उसको चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे फर्स्ट 2 डिजिट्स का पूछा गया था,
तो यह बैगन के टाइप्स को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टाइप ऑफ बैगन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल डायमीटर ऑफ नक्कल पिवट पिन, यानी नक्कल पिवट पिन का अनुमेय डायमीटर कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अनुमेय डायमीटर अगर बात करें तो यह होता है 39.5 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 39.5 mm, जो कि इसका परमिसिबल नक्कल पिवट का परमिसिबल डायमीटर होता है। वही अगर बात करें कि अगर आपसे स्टैंडर्ड डायमीटर अगर पूछा जाता है नक्कल पिवट पिन का तो यह होता है 41.28 mm। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन ईयर ब्रेक सिस्टम द रेट ऑफ लीकेज शुड नॉट बी मोर देन, यानी ईयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो लीकेज का दर होता है, लीकेज रेट, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर कुछ क्या या गुड्स के लिए, तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अनुसार चले तो ऑप्शन गुड्स के केस में यह 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, जो कि गुड्स केस में लीकेज रेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन पीएल नंबर द सब ग्रुप टू बी रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पीएल यानी प्राइस लिस्ट नंबर होता है जो कि स्टॉक आइटम के लिए यूज किया जाता है, जिसमें जो कि पीएल नंबर होता है वह 8 डिजिट का होता है टोटल। इसमें जो सब ग्रुप होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कौन से पैलेस को। तो जो पहला और जो दूसरा डिजिट्स होता है वह मेन ग्रुप को इंडिकेट करता है, जबकि थर्ड और फोर्थ डिजिट्स होता है वह सब ग्रुप को, और पाँचवा, छठा और सातवां जो डिजिट्स होते हैं पीएल नंबर्स के वो इसके सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, और आठवां अंक के चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पर प्रश्न में सब ग्रुप पूछा गया था, तो थर्ड और फोर्थ पैलेस इसका सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, PSC इज टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो PSC यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो होते हैं, जो इशू किया जाता है आइटम को परचेज रिक्वायरमेंट के अनुसार परचेज करने के लिए, वो केवल और केवल OEM के लिए किया जाता है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। यहाँ पर OEM का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स के से परचेज करने के लिए PSC को इशू किया जाता है, यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट को। यह किया जाता है सिंगल टेंडर के माध्यम से परचेज करने के लिए, और यह तब इशू किया जा सकता है जब PSC आइटम जो हमारा PSC सर्टिफिकेट है यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाएंगे। अलग अलग लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं उनके द्वारा साइनिंग पावर के अनुसार इसको इशू किया जाता है, और यह तब इशू किया जाता है जब यह आइडेंटिफाई कर लिया जाए PSC के केस में कि जो आइटम की डिमांड किया गया है वह किसी विशेष पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो और उसी के द्वारा सेल किया जा रहा हो। और सेकेंड इसमें रिक्वायरमेंट रखा जाता है कि जो आइटम्स है उसके बिना काम बन नहीं सकता। तो उस केस में PSC यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके बेसिस पर इसका परचेज OEM से किया जाता है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, OEM ओनली। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्टोर विथ नो इशूज ओवर 24 मंथ्स आर कॉल्ड एज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टोर वैसा स्टोर जहाँ से जो 24 मंथ्स के अंतर्गत कोई भी इशू नहीं किया गया हो तो उसको हम सरप्लस स्टोर के नाम से जानेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है डेट सरप्लस स्टोर, एक होता है हमारा मूवेबल सरप्लस स्टोर। मूवेबल सरप्लस स्टोर वैसा होता है जो कि पिछले 24 महीने में इशू नहीं किया गया हो लेकिन आने वाले 24 मंथ्स में इशू किया जा सकता हो, तो उसको हम मूवेबल सरप्लस स्टोर के कैटेगरी में रखेंगे।
जबकि डेट सरप्लस स्टोर में वैसे आइटम्स को रखा जाता है जो कि पिछले 24 मंथ्स में इशू नहीं किया गया हो, लेकिन आगे आने वाले 24 मंथ्स में इसका इशू किए जाने की संभावना नहीं है। मूवेबल में इशू किए की संभावना रहता है, लेकिन डेट प्लस सरप्लस स्टोर में इशू किए जाने की संभावना नहीं रहता है, इसलिए इसको डेट सरप्लस स्टोर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर प्रश्न में केवल पूछा गया था कि वैसे स्टोर्स जिसमें पिछले 24 महीने में कोई भी इशू नहीं किया गया हो तो उसको हम सरप्लस स्टोर के तौर पर जानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनएक्टिव आइटम्स आर दोज स्टॉक आइटम्स स्टॉक ऑफ बीच। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टॉक आइटम्स वैसे आइटम्स होते हैं जो कि हैज़ नॉट बीन इशूड टू एनी यूजर फॉर पास्ट 12 मंथ्स, यानी किसी भी यूजर्स को पिछले 12 महीनों में इशू नहीं किया गया हो, वैसे आइटम्स को इनएक्टिव आइटम के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 मंथ्स के अंतर्गत, पिछले 12 मंथ के अंतर्गत कोई भी आइटम जारी नहीं किया गया हो यूजर्स के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वाई इज द ABC एनालिसिस इम्पोर्टेंट, यानी ABC एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ABC एनालिसिस जो होता है वो इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिस पर, यानी सूची नियंत्रण बेसिस पर काम करता है। यानी ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसको इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब भी कोई आइटम एक्स्ट्रा या शॉर्टेज के केस में उसको एनालाइज करके उसको आगे की प्रक्रिया के लिए प्रोसेस किया जाए, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पर इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा ABC एनालिसिस किया जाता है वो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल की कई सारे प्रोसेस है, जैसे हमारा VED होता है, यानी विटल एसेंशियल डिजराइबल, या इसके अलावा भी हमारा FSN होता है, यानी फास्ट स्लो और नॉन मूविंग आइटम्स, जिसके माध्यम से हम अलग अलग आइटम्स को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा कि विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेजर पेनाल्टी चार्जशीट को जारी करने के लिए जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके अंतर्गत किस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म को जारी किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जब भी अगर मेजर पेनाल्टी जारी करना हो तो SF5 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें SF11 की, तो SF11 के लिए माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के लिए यूज किया जाता है। वहीं स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन यानी सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। जबकि SF8 जो होता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर यानी प्रस्तुति अधिकारी के नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 8 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द नोटिस ऑफ फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाई, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फाइनल पेनाल्टी के जो नोटिस होते हैं वह साइन किया जाना चाहिए किसके द्वारा, तो वो साइन किया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। जो अनुशासनिक अथॉरिटी होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसके द्वारा फाइनल पेनाल्टी की नोटिस साइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स विदाउट, यहाँ पर कैलकुलेशन के जगह पर कम्युलेटिव इफेक्ट होना चाहिए था, कम्युलेटिव इफेक्ट्स एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई कर्मचारी को रिजेक्ट करके लोअर स्टेज के टाइम स्केल पे पर लाया जा सकता है जिसमें उसका 3 साल से ज़्यादा एक्सीड ना करता हो और जो कि विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ हो और उसके पेंशन पर कोई भी प्रभाव न डालता हो। तो उस प्रकार के जो पेनाल्टी होते हैं
वह माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति के अंतर्गत आता है, जिसके लिए कर्मचारी को SF11 इशू किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ मेनी डेज ऑफ हाफ लीव एट एवरेज पे, यानी यहाँ पर LHAP के बारे में बात किया जा रहा है। इज अलाउड पर ईयर टू रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे कर्मचारी को पर ईयर कितने LHAP अलाउ किए जाते हैं। तो लीव ऑन एवरेज पे, हाफ एवरेज पे वो पर 20 पर ईयर इशू किए जाता है कर्मचारी के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एवरेज लीव पे मे बी कम्युलेटिव अप टू हाउ मैनी डेज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम्युलेटिव जो होता है लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP कितना मात्रा में कितने दिन तक का मैक्सिमम आप संचय कर सकते हैं कर्मचारी के द्वारा। तो मैक्सिमम आप 300 + 15 डेज से ज़्यादा आप संचय नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आपका LAP लैप्स होने लगेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डैश मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज ग्रांटेड अंडर MSAP, मॉडिफाइड एजर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो होता है कर्मचारी का, जब वह एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे तक 10 इयर्स के अंतराल तक भी वह नहीं जा पाता है, तो उस कर्मचारी को MSAP के थ्रू अगले ग्रेड पे में पास आउट किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम उसके पूरे सर्विस काल में 3 से ज़्यादा मैक्सिमम MSAP अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा मैक्सिमम के केस में वह 3 MSAP अलाउड होता है पूरे सर्विस काल में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर MSAP का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एजर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कौन सा एक नवीकरणीय एनर्जी नहीं है। तो नवीकरणीय एनर्जी के सेंस का मतलब ये होता है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइंड को हम रिन्यू कर सकते हैं, वेव को भी रिन्यू कर सकते हैं, सोलर यानी सौर ऊर्जा को भी रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डीजल हमारा नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है, तो इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होते हैं उस पर कोटिंग होता है जिंक की परत का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट यानी PAC साइनिंग पावर ऑफ सीनियर स्केल ऑफिसर इज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो PAC प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है उसमें सीनियर स्केल ऑफिसर्स का जो साइनिंग पावर होता है वो कितने रुपए तक होता है। तो इसमें अगर बात करें हम तो सीनियर स्केल ऑफिसर के लिए जो होता है वो अप टू 2 लाख रुपए तक होता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उसका साइनिंग पावर्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम जूनियर स्केल ऑफिसर्स के लिए तो इसके लिए जो 75,000 यानी 75,000 रुपये तक मैक्सिमम इसका साइनिंग पावर रखा गया है। वहीं बात करें सीनियर स्केल ऑफिसर के लिए तो सीनियर स्केल ऑफिसर के लिए 2 लाख तक रखा गया है। इसके ऊपर अगर बात करें हम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या सीनियर ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए जो साइनिंग पावर रखा गया है वो अप टू 15 लाख तक वो कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर बात करें CWM या जो ADRM होते हैं उनका जो साइनिंग पावर होता है PSC के लिए वो होता है अप टू 25 लाख। इसके अलावा हम बात करें PHOD यानी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके लिए जो साइनिंग पावर होता है एबव 25 लाख यानी 25 लाख से ऊपर की अगर साइनिंग की अगर रिक्वायरमेंट होता है PSC के अंतर्गत तो उसमें PHOD की साइनिंग की रिक्वायरमेंट होंगे। तो यहाँ पर बात करें तो सीनियर स्केल ऑफिसर के लिए पूछा गया था तो अप टू 2 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि PSC का फुल फॉर्म क्या होता है तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इसका सही उत्तर होगा। वहीं PSC कब इशू किया जाता है
तो पी इशू वैसे आइटम के लिए इशू किया जाता है जब वैसा आइटम जो मार्केट में विशेष में न मिल रहा हो और केवल कोई पार्टिकुलर कंपनी के द्वारा इसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो और उसी के द्वारा उसका सेलिंग किया जा रहा हो। साथ ही साथ जो सेकेंड कंडीशन रखा जाता है पीएससी के लिए कि उसके बिना इसका काम नहीं किया जा सकता है, कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में यूजर डिपार्टमेंट यानी उपभोक्ता डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स के द्वारा पीएससी साइनिंग पावर्स सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जिसके माध्यम से सिंगल टेंडर के माध्यम से इसमें परचेज किया जाता है, जिसमें OEM के माध्यम से इसमें परचेज किए जाते हैं, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका माध्यम से इनका जो परचेज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हील लेथ कैन बी प्रोसीड अंडर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो व्हील लेथ होते हैं उसका प्रोक्यूरमेंट यानी खरीद किसके अंदर किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है। तो व्हील लेथ एक MNP यानी मशीनरी एवं प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसका जो प्रोक्यूरमेंट भी होगा वह MNP के अंतर्गत ही किया जाएगा। MNP का जो प्रोक्यूरमेंट किया जाता है वो प्लान हेड 41 के अंतर्गत रखा गया है, तो यहाँ पर प्लान हेड 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम प्लान हेड 21 के, तो यह रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, 51 स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, जबकि प्लान हेड 61 जो है वो इन्वेस्टमेंट इन PSU वगैरह के लिए प्लान हेड 61 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि ऑफर रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ टेंडर्स बॉक्स बट बिफोर ओपनिंग ऑफ टेंडर्स आर कॉल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई सा ऑफर जो कि टेंडर के क्लोज होने के बाद रिसीव होता हो, साथ ही साथ टेंडर के ओपन होने से पहले रिसीव होता हो, तो उस प्रकार के टेंडर को हम उस प्रकार के ऑफर को हम डिलेड टेंडर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिलेड टेंडर। नेक्स्ट जो प्रश्न है कन्वीनर ऑफ द टेंडर कमेटी इन स्टोर परचेज इज द, यानी स्टोर परचेज में जो निविदा समिति यानी टेंडर कमेटी के कन्वीनर होते हैं वो कौन होते हैं। तो निविदा समिति यानी टेंडर कमेटी के केस में जो कन्वीनर होते हैं वो होते हैं स्टोर मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि टेंडर कमेटी का फॉर्मेशन मिनिमम 3 मेंबर्स यानी स्टोर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट के होंगे, फिर उसके अलावा जो यूडर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे उसके माध्यम से इसके टेंडर कमेटी का मेंबर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका कन्वीनर जो होते हैं वो स्टोर मेंबर ही होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं हु इज़ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री कौन से हैं, तो वो है श्री अश्वनी वैष्णव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं। ए ट्रेन पासेस ओवर अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 30 मीटर्स पर सेकेंड एंड द ट्रेन टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है वह 400 मीटर लंबे ब्रिज पुल को पार करता है, जिसमें जो ट्रेन का स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और पुल को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेता है। तो इसमें ट्रेन का लंबाई कितना होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो पुल को यानी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए तो इसमें जो ट्रेन का लंबाई होता है वो दोनों बिल्ड होता है, यानी साथ में उसको ऐड कर दे। तो यहाँ पर हमें लेंथ निकालना है ट्रेन का, तो इसको हम x कंसीडर कर लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा x है। फिर यहाँ पर हमारा 400 मीटर यहाँ पर ब्रिज का लेंथ बताया गया है एज पर क्वेश्चंस के अनुसार। वहीं अगर बात करें कि ये हमारा टोटल इसका लेंथ निकल गया डिस्टेंस के तौर पर हो गया, चूँकि अगर जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमारा 30 सेकेंड दिया गया है और 20 सेकेंड हमारा इसका टाइम पीरियड दिया गया है। यहाँ पर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा x + 400 का।
यहाँ पर जब x को यानी 400 को उस तरफ ले जाएंगे तो 200 निकलेगा, यानी 200 इसका निकल कर आएगा, जो कि लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 200 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए, द डायमीटर ऑफ अ कॉपर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज बीटेन एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई स्पीयर टाइप कॉपर वाले का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, जब इसको पीट कर ड्रॉन करके एक वायर के शेप में दिया जाता है तब इसका डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ पर वायर का लेंथ पूछा गया कि वायर का लंबाई कितना होगा। चूँकि आप जानते हैं कि जब भी स्पीयर शेप में हो, जब उसको ढाल कर वायर में बनाया जाता है तो वॉल्यूम दोनों का सेम ही रहेगा, और जब उसको वायर के फॉर्म में अगर फॉर्मेट किया जाता है तो वो एक सिलेंडर के फॉर्म में उसको आप इसको कंसीडर करें। चूँकि अब यहाँ पर बोला गया है कि स्पीयर है, तो स्पीयर होता है जिसका फॉर्मूला अगर बात करें वॉल्यूम की स्पीयर के केस में तो 4/3 5, और यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि डाया जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इस जो रेडियस होगा स्पीयर का रेडियस वो 3 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो इसका 3 का क्यू होता है, जो कि वॉल्यूम होगा इसका, जो स्पीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा वायर के वॉल्यूम से। तो वायर का वॉल्यूम जो वायर है वो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम होता है पाई, और जो हमारा डायमीटर यहाँ पर दिया गया 0.2, तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। वहीं अगर यहाँ पर हमसे लंबाई पूछा गया है तो लंबाई को हम एस से डिनोट कर लेंगे। यहाँ पर पाई से पाई आप कट लगा दें। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे आप 100 रख दें। यहाँ पर एक 3 से एक 3 हट जाएगा, फिर यहाँ पर 3 स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 को जब 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू यहाँ पर 100 आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा एच का, यानी 3600 सेंटीमीटर वायर का लेंथ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 45 kg, यानी 3 कोई ABC दिया गया है जिसका एवरेज वेट अगर 45 है, तो तीनों के अगर सम करके अगर निकालेंगे कितना आ रहा है तो 45 इंटू 3 ये हमारा निकल कर आएगा 135 kg। फिर यहाँ पर A और B का एवरेज वेट दिया गया है 40 kg, तो 40 इंटू 2 एंड टोटल वेट निकल कर आएगा हमारा 80 kg। फिर यहाँ पर दिया गया है B और C का एवरेज वेट 43, तो टोटल वेट निकल कर आएगा हमारा 86। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में B का वेट पूछा गया कितना आएगा। तो यहाँ पर जब आप इस तरह का B का अगर वेट पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करें कि ये A प्लस B और B और C का जो कम्बिनेशन इसको ऐड कर लें, जिससे यहाँ पर आपका 2 B मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप इसको घटा लें, A प्लस B प्लस C वाले फॉर्म जो है उसको घटा लें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 80 प्लस 86 माइनस 135 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 166 माइनस 135 आएगा, जिसको जब आप घटाएंगे तो आपका 31 निकल कर आएगा, 31 kg, जो कि B का वेट होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, 31 kg। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं 116 इंटू 116 माइनस 115 इंटू 115। तो यहाँ पर बात करें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 116 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। तो अब चूँकि आप जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो होता है फार्मूला, उसको आप A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर 116 प्लस 115 फिर 116 माइनस 115, ये हो जाएगा 231 इंटू 1, जो कि निकल कर आएगा 231।
तो यहाँ पर 231 जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फॉर सेफ्टी आइटम्स परचेज ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू मोर देन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेफ्टी आइटम के लिए जो पीओ मतलब यहाँ पर परचेज ऑर्डर से है, वेटिंग यानी जो वेटिंग अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है वो रिक्वायर्ड होगा जब उसका वैल्यू कितने से ज़्यादा होगा। यानी सेफ्टी आइटम के लिए जो परचेज ऑर्डर होते हैं उसका वेटिंग रिक्वायरमेंट होगा जब उसका कॉस्ट वैल्यू 15 लाख से ऊपर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रिसेंटली स्पीड रेस्ट्रिक्शन हैज बीन इम्पोज्ड फॉर वैगन हैविंग डैश मेक BMBS। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी हाल ही में जो वैगन्स के ऊपर वैगन के लिए जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो किस प्रकार के BMBS वाले के साथ पर लगाया गया है। तो जब भी नए वाले जो 17/1/2023 को रेलवे बोर्ड के लेटर के द्वारा यह बताया गया कि जो हमारा नॉर ब्रेम से डिजाइन वाले जो यानी KBD वाले जो BMBS के साथ अगर 50% से ज़्यादा अगर BMBS उस रेक्स में अगर हो तो उसका स्पीड लिमिट्स अलग अलग ग्रेडियंट के हिसाब से अलग अलग तय कर दिया गया, यानी स्पीड रिस्ट्रिक्शन उसमें इम्पोज कर दिया गया है। उसी के अनुसार उसको लोडेड कंडीशन में या केवल लोडेड कंडीशन में इम्पोज किया गया है ताकि वह ट्रेन को कोलिजन वगैरह या डाउन ग्रेडियंट की समस्या को निजात पाने के लिए इसको इम्पोज किए गए हैं, जो कि केवल और केवल मेनली तौर पर नॉर ब्रेम से डिजाइन वाले BMBS को टारगेट किया गया है लोडेड कंडीशन के केस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, KBD। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेक बाइंडिंग का कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में क्या हो सकता है। कि सबसे पहले DB को आइसोलेट करना है अगर ब्रेक बाइंडिंग की समस्या हो, उसके बाद मैन्युअली रिलीज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह इसका फर्स्ट स्टेप होगा। अगर इसके बाद भी अगर गाड़ी रिलीज नहीं होता है तो आप ब्रेक सिलेंडर के ड्रेन प्लग को भी लूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो SAB का जो एंड है उसको आप एंटी क्लॉज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप रिलीज नहीं हो पाता है तो सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वह इंड पुल रड का पिन को रिमूव करना है और सबसे लास्ट में उसको पुट इन करना है। तो इसका आप ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पूछा गया था, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है कन्वेंशनल वैगन के केस में वो होता है कि DB को आइसोलेट करना है और रिलीज करना है मैनुअली, जिससे गाड़ी को रिलीज किया जा सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर अ प्रिविलेज पास फुल सेट इज। यानी जो प्रिविलेज पास फुल सेट होता है उसका मैक्सिमम वैलिडिटी कितने मंथ का होता है, तो 5 मंथ्स के होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा भी इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई अगर पास 31 दिसंबर को पिछले साल इशू किया गया हो तो उसका वैलिडिटी कब तक अगले साल में होगा, तो केवल और केवल 30 मई तक होता है। यानी अगले साल के 30 मई तक इस पास को आप यूज कर सकते हैं, यानी 5 मंथ्स। तो यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत यह पूछा जाता है कि अगले मंथ में किस डेट तक वह वैलिड होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से पूछे गए हैं कि राजभाषा नियम के अनुसार कितने क्षेत्रों में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो टोटल 3 क्षेत्र में A, B और C रीजन्स में इसको क्लासीफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें स्क्रिप्ट में देवनागरी लिपि को भी स्क्रिप्ट किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, आंध्र प्रदेश
राजभाषा नियम के किस क्षेत्र में आता है? तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो राजभाषा नियम के ग क्षेत्र यानी सी रीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए टोटल जो हिंदी पाठ्यक्रम रखा गया है वो 3 पाठ्यक्रम रखा गया है, प्रबोध, प्रवीण और प्राग। प्रबोध जो कि प्रारंभिक पाठ्यक्रम होते हैं और प्राग होता है अंतिम पाठ्यक्रम। यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम पूछा गया है, तो प्राग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस क्रम में नाम, पदनाम और साइन बोर्ड को प्रदर्शित किए जाते हैं? तो जो सीक्वेंस होता है रिप्रेजेंट करने का, इसमें सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा को लिखा जाता है, फिर हिंदी लैंग्वेज, फिर अंग्रेजी लैंग्वेज को सीक्वेंस के फॉर्म में नाम, पदनाम और साइन बोर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि क्षेत्र बी यानी जो रीजन बी होता है के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो रीजन बी के अंतर्गत मेनली गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब स्टेट्स आते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए पंजाब, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा व वार्षिक कार्यक्रम होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्षेत्र ए के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? क्षेत्र ए के अंतर्गत मेनली हिंदी भाषी वाले स्टेट्स आते हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? यहाँ पर प्रश्न कन्फ्यूज न हो, यहाँ पर अधिनियम नहीं राजभाषा नियम पूछा गया है। तो राजभाषा नियम को 1976 के अंतर्गत लाया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जो कि बाईलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्म में होना चाहिए, और इसकी जिम्मेवारी जो साइनिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स होंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो इसके अंदर जो 14 डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया गया है वो बाईलिंगुअल फॉर्मेट में जारी किया जाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।